हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज़ मिक्सचर एंड एलिगेशन, और इसमें हमने 2 क्लासेस कवर अप कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने एलिगेशन समझा था कि वो कोई एक कंसेप्ट नहीं, एक तरीके से एक मेथड होता है जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। सेकेंड क्लास में हमने एलिगेशन मेथड को यूज़ करके प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज इस थर्ड क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के होंगे, बट उन क्वेश्चंस पे कैसे हम एलिगेशन मेथड को यूज़ करके अपने सॉल्यूशन को इतना इजी बना सकते हैं कि वो कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व हो जाए, उस चीज़ को सीखेंगे। तो देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट पे किस तरीके से एलिगेशन वर्क करता है। हमें ये चीज़ तो पता लगी गई है 2 क्लासेस में डिस्कस करके कि कोई भी चीज़ अगर एलिगेशन मेथड के लिए लगानी है, यहाँ पे आपके पास 3 कंडीशन होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन क्या होती है, इंडिविजुअल होती है, या फिर हम बोल सकते हैं फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप होता है, और ये दोनों क्या होते हैं, सेम होता है। जो ये थर्ड ग्रुप होता है हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, सेम कैटेगरी का ही आपके पास यहाँ पे होना चाहिए वो वर्ड, बट ओवरऑल होता है, यानी इन दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ लिखा जाता है। जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में किया था, वहाँ हम क्या कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस कंसेप्ट पे जो हमने एलिगेशन लगाया था, हम वहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ हम प्रॉफिट परसेंटेज लिख रहे थे कि हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट पे इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, सेकंड प्रोडक्ट पे भी इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो ओवरऑल पे बताओ कितने परसेंट का आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, दोनों का ओवरऑल लिखते थे। तो सेम ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट में भी हम क्या लिखेंगे, कुछ प्रिंसिपल है उसके ऊपर यहाँ पे आपके पास क्या लग रहा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होगा। सेकंड, आपके पास कुछ प्रिंसिपल है उसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। ओवरऑल जो हमारे पास वहाँ पे प्रिंसिपल के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे वैल्यू दे रखी होगी, या फिर फाइंड आउट करनी होगी, हमें वो चीज़ यहाँ लिखनी होती है। और एक और चीज़ हमने यहाँ समझी थी कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो हमेशा अगर इससे छोटी है तो इससे बड़ी होगी। कहने का मतलब है, अगर वो वैल्यू, ये वाली वैल्यू एक से छोटी है तो वो दूसरे से बड़ी होगी, मीन्स इन दोनों के बिटवीन में वो वैल्यू लाई करनी चाहिए। ठीक है, एक ये वाली चीज़ समझी थी। और क्या होता है हमारे पास, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ रेट। और रेट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट होता है, इंटू 100 लिखते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। अब ये चीज़ क्या है, जो रेट परसेंटेज की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, वो हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल के ऊपर। मीन्स कहने का मतलब ये है कि वो किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल पे। तो यहाँ से जब आप आर परसेंटेज और ओवरऑल आर परसेंटेज की वैल्यू को पुट करते हैं, उससे यहाँ डिफरेंस फाइंड आउट करके जो आप यहाँ पे रेशियो निकालते हैं, वो जो रेशियो आपके पास निकल के आएगा, किसका रेशियो निकल के आएगा, प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। प्रिंसिपल का रेशियो क्यों निकल के आएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर ही वर्क करता है। जैसे जो प्रॉफिट परसेंटेज है या लॉस परसेंटेज है वो हमेशा किसके ऊपर वर्क करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे वर्क करता है। जो डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू होती है वो हमेशा किसके ऊपर वर्क करता है, मार्क प्राइस के ऊपर वर्क करता है। तो इसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा किस पे वर्क करता है, प्रिंसिपल पे। तो जो रेशियो निकल के आएगा वो भी प्रिंसिपल का ही होगा। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। Question is, Ram is having rupees 40,000. He deposited it in two banks. First 9.5% per annum and second at 5.5% per annum. If at the end of a year Ram got rupees 3,200, then find the difference of the balance amount deposited in both bank. देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए पहले। क्या कह रहा है, राम के पास टोटल अमाउंट था 40,000। उसने 2 बैंक में इस अमाउंट को डिपॉजिट करा। कुछ अमाउंट उसने करा 9.5% पर एनम पे फर्स्ट बैंक में, और सेकंड बैंक में उसने करा 5.5% पर एनम पे। यानी कि 2 आपके पास यहाँ पे कैटेगरी गिवन हो गई, उन दोनों का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। इफ़ एट द एंड ऑफ अ ईयर के एंड में हरीश को मिले रुपीज़ 3,200, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द बैलेंस अमाउंट डिपॉजिट इन टू बैंक्स। अब वो जो उसको मिले एट द एंड ऑफ द ईयर, वो क्या मिला होगा, इंटरेस्ट ही तो मिला होता है ना। अगर उसने सपोज कीजिए 20,000 जमा करे किसी बैंक में और उसको बाद में 3,200 जो मिल रहा है, वो चीज़ क्या होगी, उसकी इंटरेस्ट ही होगी। देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द बैलेंस अमाउंट डिपॉजिटेड इन बोथ बैंक। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसने कितना कितना उन दोनों बैंक में डिपॉजिट करा है, यानी कि उसने कितना प्रिंसिपल उसमें डिपॉजिट करा है, हमें वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आशा करती हूँ आप सबको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई होगी। अब सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से होगा। हमें पता है कि हमें वहाँ क्या लिखना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपके पास अमाउंट था 40,000 का, कुछ पार्ट उसने जो करा है वो कितने परसेंट पे करा है, दैट इज़ 9.5%। सेकेंड जो अमाउंट है उसने कितने परसेंट पे सेकेंड बैंक में रखा है, दैट इज़ 5.5%।
अब जो हमें निकालना है वो निकालना है ओवरऑल परसेंट, जिसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो ओवरऑल परसेंटेज की वैल्यू कैसे आएगी? देखो, आपको क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन है दैट इज़ 3200। वो आपको क्या गिवन है? दैट इज़ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोल लीजिए। आपको क्या गिवन है? इंटरेस्ट। और यहाँ पे आपको एक और वैल्यू गिवन है दैट इज़ 40,000। अब ये 40,000 क्या है? प्रिंसिपल। अब जो ये 3200 मिला है उसको कोई फर्स्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट पे नहीं मिला है, उसको ओवरऑल लास्ट में जाके 3200 मिला है। दैट मीन्स ये ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट है और ये ओवरऑल प्रिंसिपल आपको टोटल गिवन है। तो मैं यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकती हूँ। अगर ये ओवरऑल है, ये ओवरऑल है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी किसका आएगा? ओवरऑल आएगा, होल ट्रांजेक्शन के ऊपर आएगा। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज सिंपल इंटरेस्ट 3200। अभी यहाँ पे ही आपको समझाया था इंट्रो के टाइम पे। 3200 डिवाइड बाय 40,000 इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। 2 0 से 2 जीरोस कैंसिल, 4 से कट कर दे। 4 इंटू 1 4 8 द 32। अब कहाँ कट हो रहा है? अगेन 4 पे 2 एंड हेयर 25। 25 इंटू 4, 4 टू द 8। आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? 8% आ गया। मीन्स ओवरऑल जो परसेंटेज आपके पास आ चुका है रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ 8%। आगे कुछ समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि 8% कैसे आया है, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो क्या चीज़ आएगी हमारे पास? सबसे पहले तो चेक कीजिए क्या ये 8 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, एक से बड़ा और दूसरे से छोटा है? हाँ जी, 8 जो है 9.5 और 5.5 के बीच में लाई कर रहा है। 8 अगर इससे छोटा है तो इससे बड़ा भी है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहाँ तक करेक्ट है। तो डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। जब 8 में से 5.5 आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो यहाँ वैल्यू आपके पास आ रही है 2.5, और 9.5 में से 8 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.5। पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? बाय 10 आएगा, बाय 10 से बाय 10 कैंसिल। रेशियो जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास रेशियो आ गया 5:3। होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैंने बताया था ये रेशियो किस चीज़ का है। अगर यहाँ पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे, परसेंटेज लगा रहे हैं, तो ये जो रेशियो आएगा वो किसका आ रहा होगा? प्रिंसिपल का। बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके रिस्पेक्ट में फाइंड होता है? प्रिंसिपल के। तो ये क्या है? प्रिंसिपल का रेशियो आया है। फर्स्ट वाले केस का प्रिंसिपल 5 और सेकंड वाले का 3 आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया? आपके पास टोटल हो गया 8। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको प्रिंसिपल जो गिवन था दैट इज़ 40,000। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी? 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 8 इंटू 5 40। तो आपके पास यहाँ आ गई 1 यूनिट की वैल्यू 5,000। हमें क्या फाइंड आउट करना था? फाइंड द डिफरेंस ऑफ द बैलेंस। हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना था दोनों का। तो 5, और ये भी फर्स्ट में डिपॉजिट करा है, सेकंड में डिपॉजिट करा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 5 - 3 दैट इज़ 2। तो 2 को क्या करना पड़ेगा? आपको 5000 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 2 लिखना है ना, 3 लिख रही हो 2 बोल के। 5 इंटू 2 10 हो गया। तो 10,000 रुपीज़ क्या आ गया? डिफरेंस आ गया अमाउंट का जो कि आपने बैंक्स में डिपॉजिट करा था, और यही क्या है आपके पास आंसर है। अगर वो पूछता कि फर्स्ट बैंक में उसने कितना बैलेंस डिपॉजिट करा है तो आप क्या करते हैं? 5 को 5000 से मल्टीप्लाई करवाते। अगर वो पूछता सेकंड बैंक में उसने कितना डिपॉजिट करा था तो 3 को 5000 से मल्टीप्लाई करवाते, तो इंडिविजुअल आपके पास प्रिंसिपल्स आ जाते। उसने क्या पूछा था? दोनों प्रिंसिपल का डिफरेंस पूछा था, तो हमने यहाँ रेशो से ही डिफरेंस फाइंड आउट करके उसको 5000 से मल्टीप्लाई करवा दिया। आप इंडिविजुअल फाइंड आउट करके भी उनको डिफरेंस करके फाइंड आउट करते तब भी आपके पास 10,000 ही आंसर आता। ओके, होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज Prakash lends a part of ₹20,000 at 8% and remaining 4/3% of simple interest. His total income after a year is 800. Then find the sum lent at 8%. अगेन आपको यहाँ पे ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उस ओवरऑल को फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन हम इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट केस में आपको गिवन है इंटरेस्ट दैट इज़ 8%। सेकेंड पार्ट पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है दैट इज़ 4/3%। ओके, ओवरऑल गिवन नहीं है तो फाइंड आउट कर लेते हैं। इंटरेस्ट आपको गिवन है 800 का, और यहाँ पे आपको प्रिंसिपल गिवन है दैट इज़ 20,000। क्या करेंगे? परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 जीरोस कैंसिल, यहाँ आ गया आपके पास 2 और ये आ गया आपके पास 4। तो यहाँ पे जो आपके पास ओवरऑल परसेंटेज की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 4%। अब क्या करेंगे? डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। अगेन जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, वैल्यू जैसे ही आपके पास यहाँ फ्रैक्शन में आ जाती है, जो भी ये फ्रैक्शन दिया होगा बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स है उनके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये 3 यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ क्या बन गया? 3 × 8 दैट इज़ 24% बन गया यहाँ पे।
यहाँ पे 3 इंटू 4 12% बन गया और यहाँ से 3 जा चुका है तो यहाँ 4% की वैल्यू ही रहेगी। कहने का मतलब है सबको 3 से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। ओके, अब क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले चेक करते हैं क्या वैल्यू दोनों के बीच में लाई करती है। येस, 12 24 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। 12 जो है 24 से छोटा है तो 4 से बड़ा भी है। ओके, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। अब क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। 12 माइनस 4 यहाँ आ गया आपके पास 8, 24 माइनस 12 यहाँ आ गया आपके पास 12। रेशियो फाइंड आउट करेंगे 4 इंटू 2 एंड हेयर 3, 2:3 आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्वेश्चन में टोटल प्रिंसिपल गिवन था और हमारे पास प्रिंसिपल का ही रेशियो निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसे कंपेयर करवा लेंगे। हमारे अकॉर्डिंग 5 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना था, दैट इज़ 20,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 4000। ओके, 4000 हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड द सम लैंड एट 8%। जो 8% पे गया है उसका हमें प्रिंसिपल यानी कि सम फाइंड आउट करना है और उसके प्रिंसिपल का रेशियो क्या है, 2। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4000 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जब आप यहाँ 4000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 इंटू 2 आपके पास यहाँ पे 8000 रुपीज़ प्रिंसिपल आ गया, जो कि आपने कितने रुपीज़ पे अप्लाई करा था, कितने परसेंट पे अप्लाई करा था, दैट इज़ 8%। होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारा आंसर यहाँ पे 8000 आया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, some amount of rupees 7,000 was lent at 6% per annum and the remaining at 4% per annum. If the simple interest from both in 5 years was rupees 1,600, then find the sum lent at 6% per annum. Okay, अब कहीं आपको यहाँ पे ओवरऑल गिवन नहीं है, हमें पहले वो ओवरऑल फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है, क्या चीज़, आपको यहाँ पे अमाउंट गिवन है ऑफ रुपीज़, सम अमाउंट ऑफ रुपीज़ 7,000, नहीं सॉरी, प्रिंसिपल ही है, 6% पर एनम आपको गिवन है, रिमेनिंग पार्ट आपके पास 4% पर एनम का है और सिंपल इंटरेस्ट जो दोनों से आपको 5 ईयर्स में आया है दैट इज़ 1,600। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है जो कि 6% पर एनम पे वैल्यू पे दिया गया था। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या गिवन था, फर्स्ट पार्ट पे हमें गिवन है 4% पर एनम, सेकेंड पार्ट पे हमें गिवन है, सॉरी फर्स्ट 4% है ना, यस, सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है 6% पर एनम। ओके, कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम द बोथ इन 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,600 आ रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन होता था और आप क्या करते थे, उसको प्रिंसिपल से डिवाइड करा के इंटू 100 करके रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते थे, बिकॉज ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पर एनम में दे रखा था वहाँ पे। बट यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ये जो आपके पास इंटरेस्ट है ये 5 ईयर्स के लिए दे रखा है, तो पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए इसको 1 पर एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 ईयर्स में कितना है, 1,600, तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1,600 बाय 5। सॉल्व करवाएंगे, 5 इंटू 1, 5 to the 15, 5 to the 10 एंड 320। अब आपके पास आ चुका है इंटरेस्ट 320। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखेंगे, 320 बाय प्रिंसिपल वो 7,000। सम अमाउंट उसने बोला था ना कि कुछ परसेंट उसने 6% पे दिया और कुछ उसका पार्ट उसने 4% पे दिया, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 7,000 इंटू 100। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल आउट हो गई। आगे सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 32/7%, यानी ओवरऑल परसेंटेज की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 32/7%। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ओवरऑल परसेंटेज हमारे पास आ चुका है 32/7%। अब देखिए, अब हमें अगेन फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है तो क्या करना पड़ेगा, सबको 7 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर में 7 की वैल्यू गिवन है। तो 7 को यहाँ कराएंगे तो इधर क्या बन गया, 28%, इधर 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ क्या बन गया, 42%, और इधर आपके पास क्या बचेगा, 32%। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। तो सॉल्व करेंगे, अब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। उससे पहले चेकआउट कीजिए क्या 32 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, एक से छोटा और दूसरे से बड़ा है, हाँ जी ये चीज़ हो रही है, तो अपना हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, क्या करेंगे, 42 में से 32 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, हमारे पास आ गया 10। यहाँ 32 में से 28 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो यहाँ आपके पास आ गया 4। डिफरेंस रेशियो फाइंड आउट करवाएंगे तो रेशियो आ गया हमारे पास 5:2। ओके, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन में अगेन हमें टोटल प्रिंसिपल गिवन था, तो 5 + 2 आपके अकॉर्डिंग 7 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1,000। पूछा क्या गया था, फाइंड द सम लेंट एट 6%। 6% वाले पे उसने कितना सम दिया है, तो 6% का रेशियो कितना है, 2। तो 2 को जब 1,000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा
वो कितना आ जाएगा, दैट इज़ ₹2000। और आपका आंसर भी क्या हो गया, 2000। ओके, होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ मैं यहाँ से आप सबको समझाना चाहती हूँ, वो क्या चीज़ है, इन केस यहाँ तो आपको 32/7 गिवन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होल वैल्यूज़ गिवन है। इन केस यहाँ पे आपको वैल्यू 3 गिवन होती, तब आप क्या करते, किस तरीके से सॉल्व करते, सबको 3 से मल्टीप्लाई कराते या 7 से कराते। उस केस में आपको क्या करना है, सबको इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 × 7 क्या होता है, 21। तब आप सबको 21 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ओके, अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहती थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, a person has ₹5,000. Okay, he invests a part of it at 3% per annum and the remaining at 8% per annum simple interest. ठीक है, टोटल इनकम इन 3 years इज 750। अगेन 3 years का दे रखा है। फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। दोनों का हमें फाइंड आउट करना है कि उसने कितना सम इन्वेस्ट करा है। तो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट पे जो हमें यहाँ पे गिवन है परसेंटेज दैट इज़ 3 और सेकेंड पार्ट पे गिवन है 8, 3% एंड 8%। ओके, ओवरऑल गिवन नहीं है बट हमें गिवन है कि 3 years के लिए कितना था, वो हमारे पास रेट कितना मिल रहा है 750। तो 1 year के लिए कितना हो जाएगा, दैट इज़ 750/3। सॉल्व करेंगे, 3 × 1, 3 × 6, 3 × 5 = 15, 250। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो 250 बाय में प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 5000 दे रखा है, इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल और 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ आपके पास आ गया 5%। तो ओवरऑल परसेंटेज की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, दैट इज़ 5%। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब 5% दोनों के बीच में लाई कर रहा है, यस कर रहा है, और 5% एक से छोटा भी है तो एक से बड़ा भी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, 8 - 5 यहाँ पे 3 आ गया, 5 - 3 2 आ गया। तो आपके पास रेशियो भी बन के क्या आ गए, 3:2। अब यहाँ पे आपके पास किसके रेशियो आ चुके हैं, प्रिंसिपल के रेशियोज आ चुके हैं। ठीक है, और तो हमें टोटल प्रिंसिपल पे गिवन था 5000, तो उसे लिख लेंगे। हमारे अकॉर्डिंग 5 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5000 था, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1000। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, दोनों के ही प्रिंसिपल बताने थे, तो इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए और इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो आपके पास जो आंसर है वो क्या बन के आ जाएंगे, दैट इज़ 3000 रुपीज़। और जो यहाँ आंसर बन के आएगा दैट इज़ 2000 रुपीज़। तो देख लीजिए टोटल भी क्या हो रहा है, 5000 हो रहा है, और क्वेश्चन में भी टोटल कितना गिवन था आपको, 5000 ही गिवन था। होप आप सबको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इस क्लास में हमने कौन से क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कि आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यूज़ गिवन है, वहाँ पे आप कैसे एलिगेशन मेथड को अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके क्वेश्चन बेस्ड होंगे रेशो के ऊपर। देखो मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताई है, एलिगेशन कोई स्पेशल मेथड, कोई स्पेशल चैप्टर नहीं है। एलिगेशन एक ऐसा मेथड है जो कि बहुत सारे चैप्टर्स पे अप्लाई हो जाता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एवरेज के ऊपर भी अप्लाई करके दिखाया, सेकंड क्लास में आपको प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज के ऊपर भी बताया, और कॉस्ट प्राइस के ऊपर भी बताया, जहाँ पे हम पर क्वांटिटी की बात कर रहे थे। कॉस्ट प्राइस आपको गिवन होता था किसी क्वांटिटी का, वहाँ भी अप्लाई करना सीखा। इस क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट पे भी अप्लाई करना सीख लिया। अभी तक हम 4 चीज़ों पे अप्लाई कर चुके हैं, नंबर 1 एवरेज, नंबर 2 कॉस्ट प्राइस, नंबर 3 प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, एंड नंबर 4 इज सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम एलिगेशन मेथड अप्लाई करेंगे रेशो वाले के ऊपर, कि रेशो चैप्टर में हम कैसे एलिगेशन मेथड का अप्लाई करके वहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वो क्लास देखनी है तो आपको एलिगेशन का मेथड सबका आपको बेसिक पता होना चाहिए। सारे आपको एलिगेशन का बेसिक भी पता होना चाहिए, चैप्टर्स का बेसिक भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ओके, आज की क्लास में इतना ही। होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और हाँ, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू।